दोस्तों, शेरलॉक होम्स और उनके साथी वॉटसन से जुड़ी मूवीज आपको बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि शेरलॉक के केस सॉल्व करने के हुनर के हम सभी दीवाने हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी सभी मूवीज को लेकर आऊं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं उनकी एक और जबरदस्त मूवी को लेकर, जिसका नाम है बॉस्कम वैली। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये केस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत एक सस्पेंसफुल सीन से होती है, जहां हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो अकेले ही खेलते खेलते एक जंगल के अंदर चली जाती है। इसी बीच उसे कुछ लोगों की आवाज आने लगती है, तो वो झाड़ियों के बीच जाकर चुपके से उन्हें देखने लगती है। वो देखती है कि वहाँ दो आदमी आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे होते हैं और उनमें से एक के हाथ में बड़ी सी गन होती है। अब ये देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है और इसी वजह से अचानक उसकी गुड़िया उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो तेजी से वहाँ से भागने लगती है और इतने में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें जॉन वॉटसन को दिखाया जाता है, जो हॉलिडे मनाने के लिए एक शांत तालाब के किनारे फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसे दूर से शेरलॉक होम्स आता हुआ दिखाई देता है और फिर वॉटसन उसे देखकर हैरानी से कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो? तो शेरलॉक जवाब देता है कि मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आया हूँ। इस पर वॉटसन पूछता है कि कैसा केस? तो शेरलॉक बताता है कि इन दिनों सारे न्यूज और अखबारों में इसी केस की खबर छाई हुई है और लोगों ने इसे बॉस्कम वैली मिस्ट्री नाम दिया है। वो आगे बताता है कि दरअसल जेम्स मैकार्थी, जो पास के टाउन के एक मामूली से किसान थे, उनका बॉस्कम फूल के पास किसी ने खून कर दिया था और अब उनके खून का सारा शक उनके बेटे चार्ल्स पर आ पड़ा है, जिसकी चर्चा चारों ओर चल रही है। अब ये सुनकर वॉटसन कहता है कि ये केस तो सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो शेरलॉक मुस्कुराकर कहता है, तो सोच क्या रहे हो? अगर तुम बोर हो रहे हो तो इस केस में मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। इस तरह अब वॉटसन इसके लिए फौरन हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं। इसके बाद हमें दोनों को एक बग्गी में बैठकर किसी होटल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। अब होटल पहुंचते ही हम देखते हैं कि शेरलॉक वॉटसन को एक लेटर थमाता है, जिसके बाद वॉटसन उसे पढ़ने लगता है। असल में उस लेटर में लिखा होता है कि मिस्टर होम्स, क्या आप बॉस्कम वैली पहुंच सकते हैं? क्योंकि यहाँ एक ऐसा अन्याय होने जा रहा है जिसे अगर नहीं रोका गया तो कोई जस्टिस पर यकीन नहीं करेगा। आपकी शुभ चिंतक एलिस टर्नर। अब ये खत पढ़कर वॉटसन शेरलॉक से पूछता है कि ये एलिस टर्नर कौन है और ये किस नाइंसाफी की बात कर रही है। तो शेरलॉक बताता है कि वो असल में मिस्टर टर्नर की बेटी है और मिस्टर टर्नर यहाँ की सारी जमीन के इकलौते मालिक हैं। कि क्या तुम एलिस से पहले कभी मिले हो? तो शेरलॉक जवाब देता है कि नहीं, लेकिन सर्जेंट समर हमें उनसे मिलवाने वाले हैं। तभी अचानक वॉटसन याद करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से ये समर वही आदमी है ना, जिसकी तुमने जाली नोट वाले केस में मदद की थी। तो शेरलॉक इस पर हामी भरते हुए कहता है कि हाँ, उस केस के सुलझते ही समर को प्रमोशन देकर सार्जेंट बना दिया गया था और अब वो इस बॉस्कम वैली केस का इंचार्ज भी है, इसलिए हमें इस केस के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी उसी की है। अब शेरलॉक ये बात कर ही रहा होता है कि इतने में सार्जेंट समर वहाँ हाजिर हो जाता है। इसके बाद वो दोनों से मिलकर कहता है कि बग्गी बाहर आपका इंतजार कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों होटल से निकलकर उस क्राइम सीन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इसी बीच रास्ते में समर बताता है कि मिस्टर मैकार्थी, यानी जिनका मर्डर हुआ है, वो मिस्टर टर्नर के किराए के फार्म पर काम करते थे। तो शेरलॉक उससे कहता है कि मिस्टर टर्नर की बेटी ने ही हमें यहाँ इनवाइट किया है, जिस पर समर जवाब देता है कि मिस्टर होम्स, मुझे ये बात पता है और मुझे खेद है कि आप यहाँ आए, क्योंकि ये एक बेहद सिंपल सा केस है और इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि मैंने मिस्टर टर्नर से कहा भी था कि वो आपको खामखा इस केस में ना घसीटे और आपका कीमती वक्त बर्बाद ना करे, क्योंकि आपके आने से केस पलट नहीं जाएगा, पर फिर भी उन्होंने आपको बुला लिया। अब इस बीच वॉटसन चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहता है, वैसे ये जगह बहुत पीसफुल है। तो समर कहता है कि ये जगह जितनी पीसफुल दिख रही है उतनी ही घातक भी है। जरा उस खूबसूरत पहाड़ी इलाके को देखो, ठीक वहीं मिस्टर मैकार्थी की हत्या हुई थी। इस पर शेरलॉक पूछता है कि क्या इस हत्या का कोई आई विटनेस है? तो समर बताता है कि हाँ, एक है, मिस्टर टर्नर का गेटकीपर विलियम क्राउडर। इसके बाद आगे ये तीनों विलियम क्राउडर से उसका बयान लेने जाते हैं, जहां विलियम फ्लैशबैक में याद करते हुए उन्हें बताता है कि मैं अपने फार्म में काम कर रहा था और तभी मेरी बेटी तेजी से भागते हुए मेरे पास आई और उसने कहा कि पापा, दो लोग जंगल में आपस में लड़ रहे हैं। इसी बीच मैंने कहा कि वो तो हमेशा लड़ते रहते हैं, इसलिए तुम उन पर ध्यान मत दो, और इस तरह ये कहकर मैंने उसे वापस खेलने भेज दिया। अब प्रेजेंट में विलियम बताता है, दरअसल मैकार्थी अक्सर अपने बेटे जेम्स से परेशान रहते थे और उनके बीच लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात थी। तो तभी समर उसको बीच में टोकते हुए कहता है
कि ये सब बातें छोड़ो और इन्हें वो बताओ जो तुमने आगे देखा। तो विलियम कहता है कि उस हादसे के थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि जेम्स जंगल की तरफ से भागते हुए आ रहा था और उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो बताता है कि भागकर जेम्स मेरे पास आया और बोला कि मेरे फादर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो अब मैंने उससे मना नहीं किया और तुरंत अपना कोट लेकर जेम्स के साथ उसके पिता को देखने बॉस्कम पूल की तरफ भागा। फिर वहाँ मैंने देखा कि मिस्टर मैकार्थी बेहोश पड़े थे, जिसके बाद मैंने उन्हें चेक किया तो मुझे पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद जब ये बात मैंने जेम्स को बताई तो ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लगा। इस बीच मैंने नोटिस किया कि पास में मैकार्थी की गन पड़ी थी और उसमें दोनों बुलेट्स मौजूद थी, जबकि जेम्स के हाथ पर खून लगा हुआ था। इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं जेम्स को लेकर वहाँ से चला गया। खैर, अब प्रेजेंट में शेरलॉक पूछता है कि जेम्स ने तब से अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा क्या। तो विलियम जवाब देता है कि नहीं सर, उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। अब ये सुनकर शेरलॉक इंस्पेक्टर समर के साथ आगे निकल जाता है और फिर समर उससे कहता है कि शायद अब आप क्राइम सीन देखना पसंद करेंगे। लेकिन शेरलॉक उसे जवाब देता है कि नहीं, सबसे पहले मुझे जेम्स से मिलकर उसका बयान लेना होगा। ये सुनकर समर उससे कहता है कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, तो मैं कल सुबह आपकी जेम्स से मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। लेकिन तभी शेरलॉक पूछता है कि वैसे जब जेम्स के ऊपर उसके पिता के खून का इल्जाम लगाया गया था तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो समर बताता है कि जेम्स इल्जाम लगने के बाद भी बहुत नॉर्मल लग रहा था और उसने बस इतना कहा कि यही उसकी किस्मत में लिखा है, जिसे उसे झेलना पड़ेगा। अब ये सुनकर शेरलॉक बड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर बग्गी को होटल वापस चलने के लिए कहता है। अब होटल पहुंचकर वॉटसन कोर्ट में जो जेम्स ने बयान दिया था उसे पढ़कर शेरलॉक को सुनाता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें जेम्स कोर्ट में खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरा अपने पिता से किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और इसी बीच मैं वहाँ से निकलकर पहाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर बीच रास्ते में आकर रुक गया क्योंकि तब तक मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका था। इसके बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि मेरे पिता बॉस्कम पूल के पास बेहोश पड़े थे। अब ये सुनकर जज पूछता है कि लौटते वक्त आपने अपने फादर के साथ किसी और को भी देखा था। तो जेम्स कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका ना ही कोई दोस्त था और ना ही कोई दुश्मन। इसके बाद जज पूछता है कि आपके फादर ने मरते वक्त कुछ कहा था क्या। तो जेम्स बताता है कि हाँ, वो कुछ बड़बड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि अ रैट, यानी एक चूहा। तो जज को इससे कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो पूछता है कि आपके और आपके पिता के बीच में लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी। तो जेम्स थोड़ा सोचकर कहता है कि सॉरी, इसके बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता। लेकिन जज जोर देकर उससे कहता है कि अगर आपने अपनी सफाई नहीं दी तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा और केस आपके खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन फिर भी जेम्स कुछ रिवील नहीं करता और इस तरह आखिर में जज को फैसला देना ही पड़ता है कि जेम्स ने ही अपने फादर का खून किया है। इस तरह अब फ्लैशबैक खत्म होता है और अब शेरलॉक ये बयान सुनकर कहता है कि आखिर वो कौन सी बात है जिसे छुपाने के लिए जेम्स जेल जाने को तैयार था लेकिन कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। शेरलॉक ये भी कहता है कि एक बात तो साफ है कि जेम्स असली खूनी नहीं है और मेरे ख्याल से शायद वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसको। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद होटल में एलिस टर्नर शेरलॉक और वॉटसन से मिलने पहुंचती है, जहां वो कहती है कि अच्छा हुआ कि आप दोनों मेरे बुलाने पर सही समय पर आ गए क्योंकि मुझे आपकी सख्त जरूरत थी। अब इस पर शेरलॉक गंभीर होकर पूछता है कि प्लीज जरा ठीक से बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो एलिस जवाब देती है कि मिस्टर होम्स, मैं जेम्स मैकार्थी को बचपन से जानती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपने फादर मिस्टर मैकार्थी की हत्या हरगिज नहीं की, बल्कि कोई है जो उसे फंसा रहा है। तो इस पर शेरलॉक कहता है कि फिर जेम्स ने कोर्ट में खुद के लिए बचाव क्यों नहीं किया और जब जज बार बार पूछ रहा था तो कुछ बताया क्यों नहीं। वो दोहराते हुए कहता है कि उसने आखिर जज को ये क्यों नहीं बताया कि आखिरी बार उसकी अपने पिता से किस बात को लेकर बहस हो रही थी। तो एलिस बताती है कि मैं उस बारे में जानती हूँ कि उनकी बहस किस बारे में हुई होगी। फिर वो शेरलॉक को बताती है कि दरअसल जेम्स के फादर काफी समय से चाहते थे कि मैं और जेम्स एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन मुझे पता चला कि जेम्स मेरी इज्जत करता था और वो मुझे सिर्फ अपनी एक बहन और दोस्त की नजर से देखता था, इसलिए मैंने भी उसके इस फैसले को स्वीकार कर लिया। अब ये सुनकर शेरलॉक उससे पूछता है कि आपका उस शादी के बारे में क्या सोचना था, क्या आप उस शादी के लिए राजी थी। तो एलिस बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं जेम्स से शुरू से प्यार करती थी और हमेशा से उसी से शादी करना चाहती थी, जबकि मेरे पिता हमारे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। अब शेरलॉक पूछता है कि आखिर आपके पिता इस रिश्ते के लिए राजी क्यों नहीं थे,
क्या उसकी कोई खास वजह थी? लेकिन एलिस इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि इस बारे में मुझे नहीं पता, हो सकता है कि शायद उनकी कोई अपनी वजह हो। तो इस पर शेरलॉक कहता है कि क्या मैं आपके पिता से मिल सकता हूँ? तो एलिस जवाब देती है कि सॉरी मिस्टर होम्स, असल में डॉक्टर्स ने अभी उन्हें किसी से मिलने से मना किया है क्योंकि इस वक्त वो बहुत बीमार हैं। वो कहती है कि मिस्टर मैकार्थी ही एक लौते इंसान थे जो उन्हें लंबे समय से जानते थे और असल में मैकार्थी और मेरे डैड की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और वहीं मेरे डैड ने अपनी सारी जायदाद जमा की थी। तो इतना कहकर एलिस शेरलॉक से अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब अगली सुबह शेरलॉक जेल में जेम्स से मिलने जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैं शेरलॉक होम्स हूँ और मुझे यहाँ एलिस ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। लेकिन जेम्स शक करते हुए पूछता है कि मैं ये कैसे मान लूं? तो शेरलॉक उसे एलिस का दिया हुआ लेटर दिखाता है और फिर उस लेटर को देखकर जेम्स को यकीन हो जाता है कि शेरलॉक सच बोल रहा है और वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ आया है। पर इतना सब जानने के बावजूद भी वो मायूसी से कहता है कि सॉरी शेरलॉक, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और इस वक्त मुझे ही अपने फादर का खून अपने सिर पर लेना होगा क्योंकि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं है। इस पर शेरलॉक जवाब देता है कि सबूत अपने आप निकल आएंगे, पहले तुम मुझे शुरुआत से सारी बात बताओ। तो जेम्स बताता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पिता हमेशा से मुझे एजुकेशन के लिए जितना दूर हो सके उतना दूर भेजना चाहते थे और उस हादसे वाले दिन मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर बॉस्कम वैली वापस लौटा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेम्स अपने गांव पहुंचकर बहुत खुश था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेम्स अपने गांव पहुंचकर बहुत खुश था और यहाँ वो अपने दोस्त से पूछता है कि मेरे डैड कहाँ हैं। अब उसका दोस्त उसे बताता है कि मैंने उन्हें पहाड़ी वाले जंगल के पास देखा था। तो ये सुनकर जेम्स अपने डैड को खुश करने की सोचता है ताकि उन्हें मिलकर सरप्राइज कर सके, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके डैड छोटी छोटी बातों के लिए उस पर चिढ़ने लगते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इसी बीच वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे इशारों पर ही चलना होगा और तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही है कि तुम एलिस टर्नर से शादी कर लो। तो इस बात पर जेम्स गुस्से में बहुत भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मैं अभी तक आपके हिसाब से चलता आया हूँ और मैंने अभी तक वही किया है जो आपने कहा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी से जुड़े सभी फैसले खुद करूंगा। और इस तरह हमें समझ में आता है कि ये असल में वही सीन था जब उस छोटी बच्ची ने जेम्स को अपने फादर से झगड़ते हुए देखा था। और इतना कहकर जेम्स अपने पिता के पास से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जेम्स उससे कहता है कि इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब शेरलॉक उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम एलिस से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, क्या इसकी कोई खास वजह है? तो जेम्स बताता है कि दरअसल मिस्टर होम्स, मैं एलिस से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि जब मैं पढ़ाई के लिए विदेश गया था तो वहाँ मैंने एक लड़की से शादी कर ली थी और इसीलिए मैं एलिस से शादी करके अब दोनों को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने इस शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था। तो ये सुनकर शेरलॉक वहाँ से निकल जाता है और फिर वो जेम्स और उसके फादर मैकार्थी के बूट्स को गौर से देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही बूट्स थे जो असल में मैकार्थी ने मरते वक्त पहने थे। अब इसी बीच कुछ देखकर शेरलॉक को एक क्लू मिलता है और फिर वो अपने दोनों साथियों को बॉस्कम पूल यानी क्राइम सीन के पास ले जाता है। अब यहाँ पहुंचकर शेरलॉक उन्हें बताता है कि पूल के पास की मिट्टी अक्सर गीली रहती है, इसलिए यहाँ सभी के फुटप्रिंट्स छप जाते हैं। ध्यान से देखो, ये मिस्टर मैकार्थी का फुटप्रिंट है और ये जेम्स का और ये इंस्पेक्टर समर का। लेकिन तभी इसी बीच वो इशारा करते हुए बताता है कि अब ध्यान दो, इनके बीच एक और फुटप्रिंट है और ये फुटप्रिंट जिसका भी है असल में उस इंसान ने जानबूझकर पंजों के बल चलने की कोशिश की थी ताकि उसके जूतों के निशान यहाँ न बन पाएं। इसके बाद शेरलॉक जमीन पर रेंगते हुए उस फुटप्रिंट को ट्रैक करने लगता है और ये सब देखकर इंस्पेक्टर समर को समझ में नहीं आता कि शेरलॉक आखिर क्या कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेरलॉक को झाड़ियों के पीछे कुछ दिख जाता है और फिर वो एकदम से खड़ा होकर कहता है कि इस केस की आखिरी कड़ी सुलझ गई, इसलिए अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि होटल वापस लौटते वक्त शेरलॉक बॉस्कम वैली फार्म में काम करने वाले एक आदमी से मिलता है और फिर वो उसको पैसे देकर उसे एक नोट डिलीवर करने को कहता है और ऐसा करते ही शेरलॉक और वॉटसन वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बग्गी में शेरलॉक इंस्पेक्टर को एक छोटा सा पत्थर देता है और उससे कहता है कि इसी पत्थर से किलर ने मैकार्थी की हत्या की थी और वो मैकार्थी का किलर करीब 6 फुट लंबा होगा और मुझे पता चला है कि वो मोटे सोल वाले शूटिंग बूट्स पहनता है जिनके पैरों के अंगूठों की बनावट चौकोर आकार की है और साथ ही उसे हिंदुस्तानी सिगार पीना भी बहुत पसंद है। अब ये सब बताते हुए वो आखिरी में कहता है कि वो किलर अपनी पॉकेट में हमेशा एक छोटा सा चाकू भी रखता है
फिर हम देखते हैं कि इतना सब सुनकर इंस्पेक्टर हंसने लगता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि शेरलॉक सिर्फ जूते देखकर इतना कुछ कैसे बता सकता है। इसलिए वो शेरलॉक की बातों को बेफिजूल मानने लगता है और उसका ये रिस्पॉन्स देखकर शेरलॉक भी इस बारे में ज्यादा सफाई नहीं देता। इसके बाद होटल में वापस लौटकर शेरलॉक वॉटसन को बताता है कि किलर के फुटप्रिंट से मैंने उसकी हाइट और पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, और पता है जिस वक्त मैकार्थी और जेम्स लड़ रहे थे उस वक्त किलर उन्हें चुपके से पेड़ के पीछे खड़ा होकर सिगार पीते हुए देख रहा था। इसी बीच शेरलॉक कुछ सिगार के पार्टिकल्स दिखाता है जो उसे वहाँ की जमीन पर बिखरे हुए मिले थे। साथ ही उसे उसी जगह से थोड़ी ही दूर पर एक बुझा हुआ सिगार भी बरामद हुआ था, जिसे दिखाते हुए शेरलॉक कहता है कि इस सिगार की बनावट इंडियन है और इससे मैंने जान लिया था कि किलर हिंदुस्तानी सिगार का शौकीन है। इस तरह वो कहता है कि जब तुम इस सिगार को गौर से देखोगे तो पाओगे कि इसका सिर हल्का सा कटा हुआ है और इसे कटने के निशान किसी छोटे या कम नुकीले चाकू से बनते हैं। यानी इससे मुझे पता चला कि किलर अपने पास एक छोटा सा चाकू रखता है। फिर शेरलॉक आगे कहता है कि इस बीच बस एक रहस्य मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मरते वक्त मैकार्थी अ रैट क्यों बोला। अब शेरलॉक ऐसा कहकर वॉटसन को दूसरे कमरे में ले जाता है, जहां वो उसे एक फोल्डेड स्लिप दिखाता है। फिर जब वॉटसन उस स्लिप को ध्यान से देखता है तो उसमें लिखा होता है अ रैट। ये देखकर वॉटसन पूछता है कि आखिर इस स्लिप पर ये शब्द कैसे लिखा है, तो शेरलॉक उससे कहता है कि ध्यान से देखो, और इस तरह जब वो स्लिप अनफोल्ड की जाती है तो उसमें लिखा होता है बैलराट। इस तरह अब शेरलॉक उसे बताता है कि मरते वक्त मैकार्थी यही शब्द बोल रहे थे। वो कहता है कि दरअसल बैलराट ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है, यानी इसका मतलब किलर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मैकार्थी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ताल्लुक रखता था। और तभी हमें दरवाजे से मिस्टर जॉन टर्नर अंदर घुसता हुआ दिखाई देता है, जो काफी गुस्से में लग रहा था। अब यहाँ हमें समझ में आता है कि शेरलॉक ने जो स्लिप फार्म वर्कर को दी थी वो असल में मिस्टर टर्नर को देने के लिए ही दी थी। अब टर्नर पहले तो शेरलॉक पर भड़कने की कोशिश करता है और फिर उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, असली कातिल का पता करो। लेकिन इतने में शेरलॉक शांति से जवाब देते हुए कहता है कि हमें मैकार्थी और आपके बारे में सब पता चल गया है कि आप लोगों का आपस में क्या लेना देना था और आप लोगों का पास्ट क्या था। तो ये सुनकर टर्नर के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जिसके बाद वो चुपचाप बैठ जाता है और आखिर में वो अपना गुनाह कन्फेस कर लेता है। अब शेरलॉक कहता है कि मिस्टर टर्नर, मैं चाहता हूँ कि आप ही अपने आप हमें सारी सच्चाई बता दें ताकि हमें आगे की मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद मुझे इस केस को सॉल्व करने में अब 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो ये सुनकर अब टर्नर बताता है कि मैकार्थी एक बहुत ही बुरा आदमी था और वो मुझे सालों से ब्लैकमेल करता आ रहा था। जिस पर शेरलॉक पूछता है कि आखिर वो आपको क्यों ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसा क्या राज है जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ है। तो टर्नर कहता है कि दरअसल ये 1860 की बात है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था और उस वक्त मुझ पर जल्दी पैसे कमाने की धुन सवार थी। अब इसी धुन ने मुझे गलत रास्ते पर ला दिया, जिसके बाद मैंने चोरी करने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप को हम गैंग ऑफ बैलराट कहते थे। वो कहता है कि ग्रुप बनाने के बाद हम रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को मारकर उनका सारा खजाना लूट लेते थे। अब ये सुनकर अचानक बीच में वॉटसन उससे पूछता है कि इसका मतलब मैकार्थी तुम्हारा साथी था जो अब तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन टर्नर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में एक बार ऐसे ही लूटने के दौरान मेरे हाथ मैकार्थी की घड़ी लग गई और मैंने देखा कि मैकार्थी उस समय एक मामूली कैब ड्राइवर था, इसलिए मैंने उसे बिना मारे वहाँ से भागने दिया। लेकिन बाद में जब मैं इस चोरी के काम से तंग आ गया तो मैं अपने सारे पैसे लेकर इंग्लैंड आ गया और यहाँ अपनी बेटी एलिस के साथ एक अच्छी जिंदगी शुरू की। फिर टर्नर आगे कहता है कि इस बीच वो दुष्ट मैकार्थी मेरी जिंदगी में वापस लौट आया और फिर उसे पता चल गया कि मैं भी यहीं रहता हूँ और किसी को मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसलिए उसने फिर से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अगर मैंने उसकी मांगे पूरी नहीं की तो वो मेरी हकीकत दुनिया के सामने ले आएगा। लेकिन असल में मुझे दुनिया से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे सिर्फ अपनी बेटी का डर था, जिसे अगर पता चला कि उसका बाप एक वक्त बड़ा चोर था तो उस पर क्या बीतेगी। फिर इसी डर की वजह से मैकार्थी मेरा फायदा उठाने लगा और धीरे धीरे वो मेरी जमीन, पैसा और घर सब कुछ लूटने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब आखिरी बार उसने मुझसे मेरी बेटी एलिस को मांगा। उसका कहना था कि मुझे अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करनी होगी
जबकि मैं इसके लिए उससे मना करता रहा। और फिर जब वो नहीं माना तो बस तभी मैंने ठान लिया कि मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। वो आगे बताता है कि इत्तेफाकन जिस दिन मैकार्थी की अपने बेटे से लड़ाई हुई थी, कोइंसिडेंटली उसी वक्त मैंने और मैकार्थी ने मिलने का डिसाइड किया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा, क्योंकि जेम्स अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। फिर ये देखकर मेरे जहन में आया कि कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता था, लेकिन मैकार्थी ने सबके साथ जबरदस्ती करके उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। और यही सोच कर मेरा खून खौल उठा। और फिर जैसे ही जेम्स वहाँ से चला गया, वैसे ही मैंने नीचे से एक पत्थर उठाया और मैकार्थी को तब तक मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। फिर इतना सा बताकर टर्नर एकदम से कहता है कि मिस्टर होम्स, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ और मेरे पास सिर्फ चंद दिन बचे हैं, इसलिए अगर मुझे मैकार्थी के केस में जेल जाना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बेटी एलिस को रोते हुए नहीं देख सकता। वो कहता है कि अगर उसे पता चला कि मैं किसी वक्त लुटेरा हुआ करता था तो उस पर क्या बीतेगी। इस पर शेरलॉक जवाब देता है कि देखिए मिस्टर टर्नर, आपने गलती तो की है, आपने भी बेगुनाहों को मारा है, इसलिए आज आपके सामने वही चीज आकर खड़ी हो गई है, इसलिए अब आपको ये किस्मत ही बचा सकती है। वो कहता है कि फुटप्रिंट्स और सिगार के सैंपल्स से अगर हम ये प्रूव कर पाएं कि जेम्स बेकसूर है और जेम्स भी ये बात एक्सेप्ट कर ले तो आपका ये राज हमेशा राज रहेगा। लेकिन अगर जेम्स जरा सा भी दोषी साबित हुआ और कोर्ट ने उस बेकसूर को सजा देने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन आपकी कहानी सबके सामने लानी पड़ेगी, चाहे फिर वो आपकी बेटी ही क्यों ना हो। अब इसके लिए टर्नर मान जाता है, जिसके बाद शेरलॉक मिस्टर टर्नर से एक कन्फेशन लेटर साइन करवा लेता है और फिर वो उन्हें वहाँ से जाने देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसके कुछ ही दिनों बाद ही न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि मिस्टर टर्नर इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने डायबिटीज के आगे अपना दम तोड़ दिया। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस खबर के कुछ ही दिनों बाद ही जेम्स मैकार्थी को भी उसके इल्जामों से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलते और वकील उसको गुनहगार साबित नहीं कर पाता। इसके बाद जेम्स जेल से छूटने के बाद सीधा एलिस से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। और जेम्स ऐसा फैसला इसलिए करता है क्योंकि जब से उसकी पहली बीवी को पता चला था कि जेम्स अपने पिता के कत्ल के इल्जाम में जेल में है, तब से वो ना तो उससे मिलने आई थी और ना ही उसने उसकी कोई मदद की थी। यानी एक तरह से उसे जेम्स से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आखिर में जेम्स ने अपने सच्चे प्यार को ही अपनाना ठीक समझा। खैर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स के जेल से छूटते ही शेरलॉक मिस्टर टर्नर का वो कन्फेशन लेटर जला देता है और इस तरह हमें समझ में आता है कि मिस्टर टर्नर का राज अब कभी भी पब्लिकली रिवील नहीं होगा। और इसी इमोशनल और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।